सो हेलो गाइस, माय नेम इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग विजार्ड में। तो आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारे यूएमएल डायग्राम। अब यूएमएल डायग्राम की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएमएल डायग्राम की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो लाइन है, लाइन के नीचे मैंने लिख रखी है यूएमएल डायग्राम की डेफिनेशन, फुल फॉर्म, जो कि है हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम। अब गाइज यूएमएल डायग्राम ना काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि यूज केस डायग्राम हो गया हमारे पास, सीक्वेंस डायग्राम हो गया हमारे पास, क्लास डायग्राम हो गया हमारे पास, डीएफडी डायग्राम हो गया। तो उन सभी डायग्राम को हम डिटेल में डिस्कवर करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले हैं कि इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पर यूएमएल डायग्राम में जाने से पहले, उसके अंदर डीप डाइव करने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसआरएस क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है ना, वो हमारा एसआरएस ही है। तो एसआरएस की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब कि सबसे पहले जब हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट आता है तो हम उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं। फिजिबिलिटी देखने के बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। फिजिबिलिटी में क्या आता है? फिजिबिलिटी में आता है कि वो जो प्रोजेक्ट हमें क्लाइंट ने बनाने को दिया है, वो बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता। और जितना क्लाइंट हमें पैसा दे रहा है, उतने पैसे में वो बन सकता है नहीं बन सकता। एक बार ही हमने उसकी फिजिबिलिटी देख ली कि वो प्रोजेक्ट बन सकता है, फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। अगर उसमें रिएक्ट यूज हो रही है, नोड यूज हो रही है, जेंगो यूज हो रही है, तो हमें अलग अलग डेवलपर चाहिए, या फिर एक ही डेवलपर चाहिए होगा जिसको वो तीनों लैंग्वेज आती होंगी, या दो लैंग्वेज आती होंगी, और एक डेवलपर को एक लैंग्वेज आती होंगी। तो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, जो उसका आउटपुट होता है ना, वो हमारे पास एसआरएस ही होता है। एसआरएस मतलब एक रिपोर्ट होती है कि हमारी जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब यहाँ पर मैंने बहुत एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एसआरएस, या फिर हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एसआरएस। आप अपने एसआरएस को अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो उसके केवल 5 पॉइंट है। आपका एसआरएस करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए, और मॉडिफिएबल होना चाहिए। ये पॉइंट काफी ज्यादा आसान है, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि हम स्टेबल के बारे में बात करते हैं, तो स्टेबल किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, अभी हम उसको कोड कर रहे हैं और वो जावा लैंग्वेज में कोड हो रहा है। फिर हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है हमें जावा लैंग्वेज में कोड नहीं करना चाहिए था, हमें इसे कॉटलिन लैंग्वेज में कोड करना चाहिए था। तो हमें इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपने प्रोजेक्ट को स्टेबल रखना है। मतलब कि जो एक बार लैंग्वेज चूज कर ली, उसे ही हमें उस पे स्टिक रहना है। अब इससे हमारे पास वेरीफिएबल वाला पॉइंट आता है। मतलब कि हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना चालू करा, हमने ये डिसाइड करा कि हम अपना प्रोजेक्ट जावा में बनाएंगे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये वेरीफाइबल होना चाहिए कि जो भी हम फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में ऐड करने वाले हैं, या फिर इस सॉफ्टवेयर में ऐड करने वाले हैं, इसके नए वर्जन में ऐड करने वाले हैं, उसका कोड भी हम जावा लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, तो वो क्या जावा लैंग्वेज में कोड होना चाहिए या फिर वो नहीं होना चाहिए। वो वेरीफिएबल भी होना चाहिए, मॉडिफिएबल भी होना चाहिए। मॉडिफिएबल का क्या मतलब होता है? उसके वर्जन भी आने चाहिए, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वो मॉडिफिएबल भी होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए। मतलब वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। फिर हम आते हैं यूएमएल डायग्राम पे। यूएमएल डायग्राम की मैं फुल फॉर्म आपको दोबारा से बता देता हूं। काफी सारे टाइप्स है। अब यूएमएल डायग्राम की आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, तो बस आप ये बता सकते हैं कि यूएमएल डायग्राम इज नथिंग बट इट इज द डायग्राम विच टेल्स अबाउट आर सॉफ्टवेयर, अबाउट द फ्लो ऑफ आर सॉफ्टवेयर। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे इसके टाइप्स के साथ। यूएमएल डायग्राम आपसे सिंगल नहीं पूछा जाएगा, इसके टाइप्स पूछे जाएंगे आपके पास। तो सबसे पहले इसका टाइप आता है हमारे पास यूज केस डायग्राम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने 5 ड्राइंग बना रखी है। पहला है हमारे पास एक्टर, फिर है यूज केस, फिर है हमारे पास कनेक्टर, फिर है हमारे पास जनरलाइजेशन, और फिर है हमारे पास स्टीरियोटाइप। तो जो ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें क्या है हमारे पास? ये हमारे पास कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? यूज केस डायग्राम के कंपोनेंट है। अभी गाइस, जो मैंने इनके आगे ड्राइंग बनाई है ना, एक इंसान बना रखा है, उसके आगे मैंने एक्टर लिख रखा है, तो आपको अपने डायग्राम में ड्राइंग यही बनानी है। और फिर एरो कर कर मैंने इनका काम लिख रखा है, ये काम क्या करते हैं, इसको डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं। पर आप बस ये समझिए कि जो एक्टर होता है वो रोल प्ले करता है, वो सिस्टम होता है। अब जैसे कि आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो इसमें एक्टर क्या होगा?
हम होंगे, हम शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर सेलर होगा, सेलर सेलर हमें सामान दे रहा है, वो हमारा सामान सेल कर रहा है, हम बाय कर रहे हैं। फिर होता है यूज केस। यूज केस हम ओवर लिखते हैं, मतलब यूज केस से मतलब है हमारे पास जो भी प्रोसेस है, जैसे कि हमारा यूज केस डायग्राम का नाम ही है। यूज केस का मतलब होता है कैपेबिलिटी, यानी कि हम क्या करेंगे। अब यूज केस को ना अभी मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल से नहीं समझा सकता, इसको मैं आगे अपनी पीडीएफ में समझा दूंगा। अब क्या होता है, आप बस ये समझिए कि जो यूज केस है ना वो एक प्रोसेस है। अब जो भी प्रोसेस है और जो एक्टर है उसे हमें कनेक्ट करना है, तो उसे कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, उसे कनेक्ट करने का काम करेगा हमारे पास कनेक्टर। जो यूज केस और एक्टर को जोड़ता है वो होता है हमारे पास कनेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है जनरलाइजेशन। अब देखो कनेक्टर क्या करता है, कनेक्टर ना दो चीजों को जोड़ता है। अब जनरलाइजेशन क्या होता है, वो ना पर्टिकुलरली हमारा फ्लो डिफाइन कर देता है कि हमें लेफ्ट टू राइट ही जाना है, हम राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते, मतलब वो पर्टिकुलरली फ्लो भी डिफाइन कर देता है। एक होता है हमारे पास स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप है ना, ये काफी ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, पर हम इसे आसानी से समझने वाले हैं। स्टीरियोटाइप होता है हमारे पास रिलेशनशिप। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रिलेशनशिप, पर हमने यहाँ पर ना रिलेशनशिप नहीं लिख रखा है। तो अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टीरियोटाइप क्या होता है। तो जो स्टीरियोटाइप होता है वो कुछ नहीं होता, वो एक रिलेशनशिप होती है। और दो तरह के स्टीरियोटाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास इंक्लूड और एक होता है हमारे पास एक्सटेंड। अब ये इंक्लूड और एक्सटेंड होता क्या है, जो इंक्लूड होता है वो होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, और जो एक्सटेंड होता है वो हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी ऑप्शनल। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जो नेसेसरी है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है जो ऑप्शनल है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे कि हम एक बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। अब बैंक के एग्जांपल में क्या होता है, हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, हमारा बैलेंस क्या है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रोसेस लिख दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस हम आगे जानेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस से मेरा क्या तात्पर्य था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 प्रोसेस लिख रखे हैं, डिपॉजिट, विदड्रॉ और बैलेंस। और एक और प्रोसेस लिख रखा है लॉगिन। अब गाइस आप खुद ही बताइए कि जब हम बैंक में जाएंगे तो हर यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा, ये तो नेसेसिटी है ना, हर यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा। चाहे वो डिपॉजिट करना चाहे, चाहे वो विड्रॉ करना चाहे, चाहे वो बैलेंस देखना चाहे, तो हर यूजर को पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वो ये 3 चीज देख पाएगा। राइट, तो सबसे पहले लॉगिन नेसेसिटी है इन तीनों काम को करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक स्टीरियोटाइप लगा देंगे, इनमें एक रिलेशन डिफाइन कर देंगे। कौन सा रिलेशन डिफाइन कर देंगे, इम्प्लिसिट। तो हम डैश लाइन कर कर यहाँ पर एरो लगा देंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे इंक्लूड, जिससे हमें पता लग जाएगा ये नेसेसिटी है। अब गाइस एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी ऑप्शनल। अब गाइस होता क्या है, जब भी हम, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जब भी हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो होता क्या है कि हम ना और फ्रेंड्स को अपने कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेते हैं, हम ना कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर है मेक अ कॉल, क्या है, मेक अ कॉल। अब हमें दूसरे बंदों को या फिर अपने दूसरे फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेना है या फिर नहीं लेना, ये ऑप्शनल है। तो वो ऑप्शनल चीज को क्या दर्शाएगा, एक्सटेंड दर्शाएगा। तो यही होता है हमारे पास स्टीरियो टाइप यानी रिलेशनशिप। उसे हम कह सकते हैं अपना, दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या हो सकता है आपके सामने, कोई सा भी आ सकता है कि आप जैसे कि बैंक सिस्टम, पूरा बैंक सिस्टम बताओ यूज केस डायग्राम से, तो आपको वो 5 कंपोनेंट यूज करने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं और सिंपल बैंक का बना देना है। जैसे कि मैंने आपको छोटा सा यहाँ पर बता भी रखा है, पहले लॉग इन करेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ। यहाँ पर आप एक्टर भी बना सकते हो कि मतलब कि बैंक का एडमिन कौन है, हम कौन है, वो आपको अपनी इमेजिनेशन और अपने दिमाग से करना है, बस आपको अपने कंपोनेंट याद रखने हैं। अब हम अपने दूसरे डायग्राम पर चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा यूएमएल डायग्राम है। जो दूसरा यूएमएल डायग्राम है वो है यूएमएल क्लास डायग्राम। अब गाइस जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ी ही होगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, जो कि रियल वर्ड आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। अगर आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आप नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग विजार्ड पर ही एक बहुत ही बेहतरीन ऊप्स की सीरीज हमने चालू कर दी है, वहां पर मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सिखा रखा है बहुत ही डिटेल में। तो अगर वो आपने नहीं देखे तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि उसमें डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी सीधा हम आ जाते हैं क्लास डायग्राम पे।
तो क्लास डायग्राम में क्या होता है, जैसे यूज केस डायग्राम में क्या होता था, जो भी प्रोसेस होता था उसे हम ओवल से दर्शाते थे। क्लास डायग्राम में क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगा उसे हम एक रेक्टेंगल से दर्शाएंगे। उसमें 3 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्ट नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन। अब गाइस हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास एक क्लास है डॉग नाम की। अब डॉग के ना कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी कुछ ब्रीड होती है, उसका कुछ कलर होता है, तो वो हो गए उसके एट्रीब्यूट। और उसके कुछ बिहेवियर भी होते हैं, जैसे डॉग क्या करता है, बार करता है, तो वो उसके बिहेवियर हो गए। तो एट्रीब्यूट मतलब उसके फीचर्स हो गए, और ऑपरेटर क्या हो गए, उसके बिहेवियर, मतलब वो ऑब्जेक्ट बिहेवियर क्या करता है। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर कर सबसे ऊपर लिखना होता है ऑब्जेक्ट का नाम। मैंने लिख रखा है ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू द क्लास। फिर हमें लिखना होता है एट्रीब्यूट। अब हमें याद रखना होता है कि एट्रीब्यूट के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें माइनस साइन इंडिकेट करना होता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड चीजें हैं। फिर जो भी ऑपरेशन है या फिर बिहेवियर है या फिर हम फंक्शन भी कहते हैं इसे कोडिंग की लैंग्वेज में, उसके आगे हमें लिखना होता है पॉजिटिव साइन। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पीडीएफ में, नेक्स्ट पेज पर। तो हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब होता क्या है ना, कंपोनेंट के बाद ना हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है। जैसे यूज केस डायग्राम में हमने 2 रिलेशनशिप पढ़े थे। रिलेशनशिप को हम यूज केस डायग्राम में स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, वो थे इंक्लूड और एक्सटेंड। इंक्लूड इम्प्लिसिट और एक्सटेंड होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट। यहाँ पर रिलेशनशिप होता है हमारे पास 3 तरह के। एक होता है हमारे पास डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, एक होता है हमारे पास जनरलाइजेशन, एक होता है हमारे पास एसोसिएशन। अब जनरलाइजेशन मैंने आपको वहां पर भी बताया था, जनरलाइजेशन मतलब कि हम पर्टिकुलर कह देते हैं फ्लो यहाँ से यहाँ ही जाएगा, ठीक है। पर जनरलाइजेशन से बात करने से पहले हम डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं कि अब देखो हमने यहाँ पर एक ना क्लास का डायग्राम बनाया है, एक डब्बा बनाया है। उसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कोर्स शेड्यूल। मतलब कि सपोज करो कि जो कोडिंग विजार्ड एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लाने वाला है जो कि यूएमएल डायग्राम पर है, जो कि हम पढ़ा रहे हैं, तो कोर्स शेड्यूल हमने लिख दिया है, उसका नाम। उसके नीचे मैंने ना एट्रीब्यूट नहीं लिखे हैं, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फंक्शन लिखे हैं। फंक्शन क्या है, ऐड या फिर रिमूव। ऐड, अब ये ऐड रिमूव है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर आपको याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन के पॉजिटिव साइन लिखना है। अब गाइस होगा क्या, अब हम चाहते हैं कि जो ये यूएमएल डायग्राम का कोर्स है इसमें हम कुछ और भी चीज ऐड करना चाहते हैं। और भी चीज ऐड कैसे करना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और बारे में बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, और भी बताना चाहते हैं। पर ये वीडियो केवल और केवल किस पर फोकस करती है, यूएमएल डायग्राम पर फोकस करती है। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि लेफ्ट साइड में है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो कोर्स शेड्यूल ऐड रिमूव लिख रखा है, अब इस कोर्स में, इस कोर्स के फंक्शन क्या है, इसमें हम और चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज रिमूव कर सकते हैं। पर ऐड और रिमूव करने के लिए जो हमारे पास बेसिक कोर्स है ना, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कोर्स है, यानी कोडिंग विजार्ड पे जो स्टैंडर्ड कोर्स चल रहा है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि उस कोर्स में से हम उस कोर्स को कुछ ऐड कर सकते हैं, उस कोर्स में से कोई रिमूव कर सकते हैं। तो वो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं एक एरो से। अब जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जनरलाइजेशन का मतलब बहुत आसान है। मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस, अगर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं आपको आता है तो हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास हमने बना रखी है, एक पर्सन क्लास हमने बना रखी है। तो पर्सन क्लास ने एक बड़ी क्लास हो गई, पर्सन क्लास का ही छोटा पार्ट है एक स्टूडेंट क्लास, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ स्टूडेंट, right? Every student is a person but every person is not a student, so student is a subclass and person is a super class. तो हमें क्या करना होता है जनरलाइजेशन में कि जो सब क्लास है वो सुपर क्लास पे जा रही है, इसे हमें एक स्ट्रेट लाइन से दर्शाना होता है और बाहर एक होलो ट्राइंगल होता है। जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। अब आता है हमारे पास एसोसिएशन। गाइज जैसे हम अगले पेज पे जाएंगे ना, अभी हम अगले पेज पे नहीं जा रहे हैं, पर जैसे हम अगले पेज पे जाएंगे वहां पर हम एसोसिएशन के टाइप पढ़ेंगे। तो एसोसिएशन के 2 टाइप होते हैं, वो होता है एग्रीगेशन और एसोसिएशन। अब आप पूछेंगे अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो एग्रीगेशन और एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन पढ़ेंगे। एसोसिएशन के 2 टाइप होते हैं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था। अब आप देखेंगे कि यहां पर मैंने और टाइप लिख रखा है, एग्जैक्टली वन, जीरो मोर, वन मोर, जीरो और मोर, स्पेसिफाइड रेंज, मल्टीपल डिसजॉइंट। अब ये क्या चीज होती है गाइस, ये क्या चीज होती है। अब गाइस जो हमारे पास एक्टर है ना, या फिर जो भी हमारे पास चीजें हैं वो हम कितनी भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात लें तो उसमें ना 2 मेंबर होते हैं या फिर 2 एक्टर होते हैं। एक कौन होते हैं हमारे पास, स्टूडेंट, एक होते हैं हमारे पास टीचर्स। अब यहाँ पर हम बाउंड लगा देते हैं कि जो टीचर्स है ना वो तुम्हारी 12 बुक ले सकती हैं, और जो स्टूडेंट है वो इतनी फीस पे करता है तब भी उसकी कोई कदर ही नहीं है, वो 6 ही बुक ले सकता है। तो हम यहाँ पर बाउंड लगा देते हैं। तो जो बाउंड लगाते हैं ना
वो ही है ये चीज एसोसिएशन। पर ये एसोसिएशन के टाइप आप कह सकते हैं, पर एसोसिएशन के रियल टाइप हम अगले में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जैक्टली वन मतलब वो एक ही ले सकता है, जीरो या फिर मोर। जीरो मोर का मतलब होता है कि जीरो से लेकर इंफिनिटी अनलिमिटेड। वन या मोर मतलब वन से लेकर इंफिनिटी। जीरो या वन मतलब या तो जीरो या तो वन, इसमें रेंज की बात नहीं करेंगे, या तो जीरो या तो वन। ठीक है, बूलियन की तरह हो गया, या तो ट्रू या तो फॉल्स। स्पेसिफाइड रेंज मतलब कि तुम कोई सी भी रेंज ले सकते हो, या तो 3 से लेकर 10 तक ले ली तुमने, 3 से लेकर 100 तक ले ली, तो कुछ भी ले सकते हो। मल्टीपल डिजॉइंट मतलब तुम रेंज के बीच में बात कर रहे हो, मतलब 2 से लेकर 4 आगे चल रहे हैं, फिर 6 से लेकर 8 फिर आगे चल रहे हैं, फिर 10 से लेकर 12 फिर आगे चल रहे हैं, मतलब जब हम रेंज की बात करेंगे। पर गाइस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एसोसिएशन के टाइप होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होते हैं हमारे पास एग्रीगेशन, और हमारे पास होता है अपने पास कंपोजिशन, जो हम अगले पेज में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही हम अगले पेज पे जाने वाले हैं, अभी जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एसोसिएशन के टाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे पास एग्रीगेशन होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन क्या होता है, अगर हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, और सबसे पहले एग्रीगेशन और कंपोजिशन को समझाने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। जो एग्रीगेशन है ना वो होलो डायमंड से शो होता है, और जो कंपोजिशन है वो फिल्ड डायमंड से शो होता है। अब गाइस जैसे कि मैंने एक क्लास बना दी है कार, मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया कार, ठीक है। अब कार और एक हमने इंजन बना दिया, एक हेडलाइट बना दिया है। अब कार को हमने कनेक्ट कर दिया अपने इंजन से और अपनी हेडलाइट से, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर हम इसका कनेक्शन तोड़ देंगे, अब देखो कार के अंदर क्या होता है, इंजन होती है और हेडलाइट होता है, पर अगर हम इसका कनेक्शन तोड़ देंगे तो क्या इंजन और हेडलाइट की लाइफ टूट जाएगी? मतलब इंजन और हेडलाइट खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे क्या? नहीं, उन्हें तो हम बस में भी यूज कर सकते हैं ना। मतलब उन अगर कनेक्शन टूट जाता है तो उनका अपना भी अस्तित्व है। मैंने हिंदी में लिख रखा है अलग भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब उनका कनेक्शन टूट जाए तो भी वो जिंदा रहेंगे। पर कंपोजिशन में क्या होगा, अगर हम उनका कनेक्शन तोड़ दे तो वो जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि आप अपना लैपटॉप या पीसी चलाते होंगे तो आप विंडो खोलते होंगे, तो विंडो में क्या आता होगा, स्क्रॉल बार आता होगा, मेन्यू आता होगा, टाइटल बार आता होगा, बहुत कुछ आता होगा। पर जैसे आप विंडो बंद कर देते हैं तो क्या ये आता है? नहीं, ये कैसे आएगा? आपके सामने एक ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। तो अगर जो हमारे कंपोनेंट्स है उसका कनेक्शन तोड़ने से, जो हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास क्या है, विंडो है, या फिर आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी को शो करता है, अगर उससे कनेक्शन तोड़ देता है तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो यहां पर हमने समझ ली है बहुत ही डिटेल में क्लास यूएमएल डायग्राम क्या होता है। अब हम जाने वाले अपने नेक्स्ट पेज पर। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो गाइस अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने यूज केस डायग्राम पढ़ लिया है, और हमने क्या पढ़ लिया है यहाँ पर, अपने क्लास डायग्राम पढ़ लिया। अगला डायग्राम है हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। तो गाइस सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, जैसे कि आपको वर्ड से पता लग रहा है सीक्वेंस मतलब कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले राम की शादी होगी, फिर शाम की शादी होगी, फिर घनश्याम की शादी होगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम बहुत ही स्टैंडर्ड पर्सन है तो हम सारा काम तमीज से करेंगे। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना वो होता है हमारा प्रोसेस। जैसे कि मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के कह ही रहा हूं, इधर उसे बोलते हैं हम लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, यहां पर मैंने लाइफ लाइन गलत लिख रखा है, इसे लाइफ लाइन बोलते हैं। और यहां पर होता क्या है कि आपको क्या करना होता है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, फिर दो डॉट लगाने होते हैं, और फिर अपने लिखना होता है क्लास का नाम। जैसे आप ये बनाए थे इसे लाइफ लाइन बोलते हैं। और फिर आपको क्या करना होता है, अब देखो जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट वन बनाया, फिर क्लास वन बनाया, ऑब्जेक्ट टू बनाया, फिर क्लास वन बनाया। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट टू पे सर्कल बनाया ये पूरी चीज ये लाइफ लाइन है। इसको नीचे मैंने एक्सटेंड करा है, और यहाँ पर दो छोटे छोटे मैंने ना रेक्टेंगल बनाया, आप देख सकते हैं उन्हें शेड भी करा है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्टिवेटर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्टिवेटर। अब होगा क्या, क्लास वन है, क्लास वन ने कुछ मैसेज बनाया और उस मैसेज को भेजा क्लास टू के पास। तो मैंने मैसेज भेजा, मैसेज एक फंक्शन है, बिहेवियर है, वो भेजा। तो जैसे ही मैंने क्लास वन से क्लास टू के पास मैसेज भेजा तो क्लास टू का एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू के बाद मैंने क्लास वन लिख रखी है, पर आप यहाँ पर क्लास टू कर लीजिएगा। तो जैसे ही मैंने क्लास वन से क्लास टू के पास मैसेज भेजा तो एक्टिवेटर ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और वो मैसेज क्लास टू के पास पहुंच जाएगा। फिर उसके रिप्लाई में जो क्लास टू का एक्टिवेटर है वो उसको मैसेज दे देगा क्लास वन के एक्टिवेटर में। तो ये एक्टिवेटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम ना, सीक्वेंस डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम एक रियल प्रॉब्लम से देखने भी वाले हैं, इसके ऊपर हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं गाइस।
तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैसेज मैंने आपको बता ही दिया। गार्ड, गार्ड क्या होता है? जो हमारी रक्षा करते हैं। ये इफ एल्स कंडीशन की तरह आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन आ गई तो गाइस चाहिए हमारी सीरीज देखिए, वहां पर हमने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक बैंक का एग्जांपल लिया। यहाँ पर एक यूजर है और यहाँ पर एक बैंक है। यूजर का एक एक्टिवेटर है, बैंक का एक एक्टिवेटर है। अब देखो यूजर क्या करना चाहता है? यूजर ना क्रेडिट लेना चाहता है। क्रेडिट क्या होता है? लोन लेना चाहता है। अब बैंक भाई लोन तो दे ही देता है, बैंक लोन तो दे ही देता है। पर अगर यूजर ने कुछ डिपॉजिट ही नहीं कराया है, यूजर ने कुछ डिपॉजिट ही नहीं कराया है, मतलब उसने कुछ गिरवी रखा ही नहीं है, तो उसे लोन कैसे मिलेगा? क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो पहले उसे कुछ डिपॉजिट कराना पड़ेगा, फिर तो क्रेडिट मिलेगा। तो डिपॉजिट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, देन ही शुड टेक द क्रेडिट फ्रॉम हिज अकाउंट। अब क्या होगा? जो ये डिपॉजिट ग्रेटर देन जीरो है, ये क्या है? एक गार्ड है। तो मैंने एक सर्कल कर यहाँ पर गार्ड लिख रखा है। कंपोनेंट, और भी कंपोनेंट हम जानते हैं अगले पेज पर। तो जैसे कि हम जा रहे हैं अगले पेज पर। अब यहां पर जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? पहले तो तुम ये करो, अगर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है फिर तुम अगली चीज कर दो। तो मैंने यहाँ पर दो ऊपर लाइफलाइन बना रखी है, उसको एक्सटेंड कर रखा है और एक बड़ा सा डिब्बा बना रखा है, यही ऑल्टरनेटिव का डिब्बा है। फिर आप देख सकते हैं इसके मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑल्ट लिख रखा है, तो ये स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। फिर मैंने यहां पर एक कंडीशन लिख रखी है। तो मैं इसे जूम कर देता हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसे जूम कर देता हूं अभी। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहां पर जूम हो चुकी हैं चीजें। तो यहां पर मैंने ऑल्ट लिख रखा है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। फिर मैंने यहां पर एक कंडीशन लिख रखी है। कंडीशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, काफी ज्यादा अच्छे लिखेंगे। गाइस बना के आना एग्जाम में, डब्बे बनाओगे। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा था, जैसे कि मैं ऑल्टरनेटिव आपको बता रहा था। तो यहां पर हमने ऑल्ट कीवर्ड लिख दिया है। अब हम क्या लिखेंगे? इफ वैलिड क्रेडिट। मतलब कि क्या क्या है कि अब हमें ना कोई भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारे पास एक अपना क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? तो हम कंडीशन लिख देंगे, अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, इफ वैलिड क्रेडिट कार्ड, अगर तुम्हारे पास सही वैलिड कार्ड है तो तुम क्या करोगे? पे कर दोगे क्रेडिट कार्ड से। अगर तुम्हारे पास क्रेडिट है तो तुम किससे पे कर दोगे? तो तुम कैश से पे कर दोगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इफ वैलिड कार्ड के नीचे एक लाइन बना रखी है, उस लाइन के नीचे लिख रखा है पे बाय क्रेडिट कार्ड, तो वो उस लाइन का ही पार्ट है। फिर मैंने एक बड़ी सी डैश 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 लाइन कर रखी है, उस डैश 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 लाइन के आगे आप के नीचे आप एक और लाइन बना सकते हो, और उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, पे बाय ड्राफ्ट, पे बाय कैश, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव कीवर्ड, कि अगर ये हो तो करो, अगर ये ना हो तो ये मत करो। अगला बात है हमारे पास, जो कि अगला कंपोनेंट है, वो है हमारे पास ऑप्शन या फिर पैरेलल। जो ऑप्शन या पैरेलल है ना, वो एक साथ चलते हैं। अब आप सपोज कीजिए आप ना किसी इंस्टीट्यूट में गए और उस इंस्टीट्यूट में आपको अपना एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट वाले आपका टेस्ट लेते हैं ना, ठीक है ना? आप इस इंस्टीट्यूट के लायक हो भी या फिर नहीं हो, तो आपको क्या करना होता है? जैसे मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, यूजर और सी, उनकी क्लास है स्टूडेंट। यूजर जो है स्टूडेंट है, एसटीडी लिख रखा है, और जो सी है वो है हमारे पास कोर्स, जो कि कोडिंग विजार्ड का है। अब यहाँ पर मैंने एक डिब्बा बना रखा है, वहां पर लिख रखा है ओपीटी यानी ऑप्शन, ठीक है? अब वहां पर मैंने एक कंडीशन लिख रखी है। कंडीशन क्या लिख रखी है? एलिजिबल। क्या तुम एलिजिबल हो? अगर तुम एलिजिबल हो तो ही तुम अगले डिब्बे के अंदर घुसोगे। अगले डिब्बे के अंदर घुसने के बाद मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर थोड़ा जूम कर सके मैं, तो यहाँ पर मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर जूम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर डिब्बे पे लिख रखा है पैरेलल, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिख रखा है पैरेलल। आपको नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं बता दूं, PLR लिखा है मैंने, वहां पर पैरेलल लिखा है। फिर यहाँ पर मैंने ना दो डंडी खींची हैं। अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम फीस पे कर दो, और फीस पे करने के बाद तुम फॉर्म सबमिट कर दो। पहले तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी, जब तुम फीस पे करोगे तभी तुम फॉर्म भर सकते हो। भाई हमें पैसे से बहुत लगाव है, तो पहले तुम्हें फीस पे करनी है, फिर आपको फॉर्म सबमिट करना है, और जब सब कुछ हो गया तो तुम्हें एडमिशन लेना है। तो जो ऑप्शन है वो हमें कंडीशन देता है, जब एलिजिबल हो तो दूसरे डिब्बे के अंदर घुसो। पैरेलल है, पैरेलल मतलब पहले फीस पे करो और फिर सबमिट करो, पहले ये करो फिर ही तुम ये कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि पहले ये करो, मतलब अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। अगर तुम्हारे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ऑल्टरनेटिव बताया था आपको। अब अगला कंपोनेंट है हमारे पास लूप। ये लूप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बताया था कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ही आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, अदरवाइज आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूंगा एक डिब्बे के अंदर, मतलब जो ऑल्टरनेटिव वाला पार्ट है उसे एक और डिब्बे के अंदर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कस्टमर और पेमेंट करके एक ऑब्जेक्ट बना रखे हैं कि फॉर ईच परचेज, तुम एक शर्ट खरीदोगे
तब भी तुम यही प्रोसेस पे जाओगे कि क्रेडिट कार्ड है तो उस शर्ट के पैसे पे कर दो, वरना तुम कैश से पे कर दो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में आप देख सकते हैं सबसे टॉप में मैंने 3 डब्बे बना रखे हैं। 3 डब्बे क्या हैं, वो हमारे प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे यूजर, फिर क्लास का नाम पर्सन, ऑब्जेक्ट का नाम जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और फिर लॉगिन। फिर हम सिस्टम लिख सकते हैं कि सिस्टम क्लास, सिस्टम मतलब कि जो सबको देख रहा है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैनेजर है। अब यहाँ पर मैंने काफी सारे एक्टिवेटर बना रखे हैं। पहला एक्टिवेटर में क्या है, वो कहेगा एंटर यूजर नेम। तो यूजर जो पर्सन क्लास है ना, उससे मैसेज जाएगा, वो यूजर नेम डालेगा, उसके एक्टिवेटर से मैसेज जाएगा लॉगिन की क्लास में। फिर क्या होगा, दूसरा एक्टिवेटर एक्टिवेट होगा हमारे पास पर्सन क्लास का, एंटर पासवर्ड और प्रेस सबमिट। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल जैसे हम फॉर्म भरते हैं ना, वैसे ये हमारे पास इंटरेक्शन कर कर हम सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे एक्टिवेटर काम में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सन क्लास से सारा लॉगिन क्लास की तरफ जा रहा है, और जब सारा कुछ लॉगिन पे आ चुका है, यूजर नेम भी आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है, सबमिट भी आ चुका है, तो जो लॉगिन है वो ना उसे मैनेजर के पास भेज देगा। उस पासवर्ड और यूजर को मैनेजर के पास भेज देगा। मैनेजर के पास क्यों भेजेगा, कि क्या वो वैलिड पासवर्ड है या फिर वो वैलिड पासवर्ड नहीं है। तो मैनेजर बता देगा कि वो वैलिड पासवर्ड नहीं है या फिर वो वैलिड पासवर्ड है। ये जो वैलिडेशन होगी ना, वो मैनेजर अपने आप से चेक कर रहा है, तो उसके दो एक्टिवेटर काम में आएंगे। और फिर क्या होगा, जो छठा पॉइंट मैंने लिखा है जहां पर 6 नंबर लिखा है स्टेटस, तो जो मैनेजर का एक्टिवेटर है उससे जाएगा हमारे पास लॉगिन क्लास के एक्टिवेटर पे स्टेटस जाएगा, और फिर वो लॉगिन क्लास के एक्टिवेटर से जाएगा यूजर ऑब्जेक्ट तक, और वो डिस्प्ले कर देगा जो भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, जो भी तुम्हारा वो है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी आप जीएफजी पर जाते हैं, जीएफजी जिसे नहीं पता मैं बताता हूँ, गीक्स पर जाते हैं, या फिर आप फेसबुक पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो जो लॉगिन सिस्टम होता है वो अपने मैनेजर सिस्टम के पास जाता है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो वो पूरा स्टेटस देखता है, और फिर वो डिस्प्ले हो जाती है हमारे पास अपनी होम स्क्रीन। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस हो गया है, सीक्वेंस यूएमएल डायग्राम। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम पे, जो कि है डीएफडी डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि अगला पेज पर है हमारे पास। तो डीएफडी डायग्राम के बहुत ही कम कंपोनेंट होते हैं, पांच चार कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी, गाइस ये मैंने रेक्टेंगल बना रखा है। एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे सिस्टम में कोई चीज आ रही है या फिर सिस्टम में कोई चीज जा रही है। मैंने डिब्बे में भी लिख रखा है, सिस्टम को इंफॉर्मेशन लेती है या देती है। मतलब ये एक्सटर्नल एंटिटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन या तो जा रही है या फिर आ रही है। डेटा फ्लो मतलब कि पर्टिकुलरली कहां पर डेटा फ्लो हो रहा है, ये फिर जनरलाइजेशन टाइप की चीज हो गई डेटा फ्लो। तो प्रोसेस जो कि हर में होती है, प्रोसेस में आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर एक सर्कल बनाना होता है, सर्कल के ऊपर एक छोटा सा हमें कॉर्ड खींचनी होती है, सर्कल की एक कॉर्ड खींचनी होती है। और डेटा स्टोर, डेटा स्टोर को आप दो तरीके से दर्शा सकते हैं, या तो आप एक रेक्टेंगल दर्शा सकते हैं, रेक्टेंगल की राइट राइट साइड है उसे ओपन रखना है, और लेफ्ट साइड में एक और साइड आपको खींच देनी है। या तो आप ऐसे करें, या फिर आप दो स्ट्रेट पैरेलल लाइन खींचे, तो आपको डेटा स्टोर मिल जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक डेटा स्टोर। अब आप देख सकते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल एंटिटी है ना, वो हमारी हार्डवेयर भी हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर तो आप आसानी से इमेजिन कर पाएंगे, तो हार्डवेयर क्या चीज है। अब गाइस जैसे कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, तो सीसीटीवी कैमरा में जो भी चीजें कैप्चर होती हैं, तो जो भी हमारे सीसीटीवी कैमरा का सिस्टम है, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा क्या है, हार्डवेयर है। तो एक्सटर्नल एंटिटी हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। बेसिक कंपोनेंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, डीएफडी के कुछ रूल्स हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस से प्रोसेस की तरफ डेटा को फ्लो कर सकते हैं। हम प्रोसेस से, अभी मैं पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, बस पहला पॉइंट ही वैलिड है, और जो थर्ड सेकंड और फोर्थ पॉइंट है वो वैलिड नहीं है। पहला पॉइंट में क्या है, प्रोसेस से प्रोसेस की तरफ डेटा फ्लो हो सकता है, प्रोसेस से एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ डेटा फ्लो हो सकता है, प्रोसेस से डेटा स्टोर की तरफ डेटा फ्लो हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, कि तुम क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल एंटिटी को से डेटा फ्लो करा रहे हो एक्सटर्नल एंटिटीज से। तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में प्रोसेस चाहिए, कोई इंटरकनेक्शन चाहिए। अगर इनके बीच में प्रोसेस होगा तो ही हो सकता है। प्रोसेस मतलब सर्कल और उसके ऊपर कॉर्ड। तीसरा पॉइंट है कि हम डेटा स्टोर से डेटा स्टोर की तरफ
डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। चौथा पॉइंट है कि हम डेटा स्टोर एक्सटर्नल एंटिटीज से डायरेक्ट डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो गाइस जो सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें बीच में इनके प्रोसेसर चाहिए, हम डायरेक्ट चीज नहीं कर सकते। अब जो मैंने ड्राइंग बना रखी है मिरेकल और ब्लैक होल, ये समझ लेते हैं। अब गाइस जो हमारा प्रोसेस है, ना ही हम उसे मिरेकल बना सकते हैं ना ही हम उसे ब्लैक होल बना सकते हैं। अब ये मिरेकल और ब्लैक होल होता क्या है? मिरेकल का मतलब है कि जो भी हमारा प्रोसेस है ना, उससे केवल इंफॉर्मेशन जा रही है, आ नहीं रही है। तो ऐसा दुनिया में कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे इंफॉर्मेशन केवल जा रही है, आ नहीं रही है। तो अगर सिस्टम जा रही है तो उसे हम कहेंगे मिरेकल, वो हमें नहीं बनाना है ऐसा सिस्टम। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? केवल इंफॉर्मेशन आ रही है, केवल वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, मोटा हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, पता नहीं उसके पेट के अंदर ब्लैक होल है क्या है, पता नहीं हमको। तो वो बाहर नहीं जा रहा है उसके अंदर से कुछ भी। ठीक है, आई होप आपको अब काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा मिरेकल और ब्लैक होल क्या होता है। अगली जो हमारे पास चीज है वो है डेटा स्टोर। डेटा स्टोर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये भी हमें नहीं करने हैं, सिंक भी नहीं करना है, सोर्स भी नहीं करना है। सिंक का मतलब क्या होता है? डेटा केवल आ रहा है। सोर्स का मतलब डेटा केवल जा रहा है। सिंक मतलब होता है भारी। अगर डेटा आ रहा है आ रहा है आ रहा है तो डेटा स्टोर भारी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। सोर्स का मतलब है केवल डेटा जा रहा है। अब सोर्स में से तो डेटा जाता है ना, तो अगर डेटा जा रहा है तो हम उसे कहेंगे सोर्स। तो ये भी हमें नहीं करना है, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम आ रहे हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आ रहे हैं हम, आप देख सकते हैं क्रिएटिंग डीएफडी। अब हम डीएफडी बनाना सीख रहे हैं। जो डीएफडी होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। जो लेवल 0 होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, और लेवल 0 बोल लो, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बोलो। अब कुछ नहीं है इनमें, बेसिक सा डिफरेंस है। लेवल 0 का मतलब क्या होता है? हम ऊपर ऊपर की चीजें दिखा रहे हैं, मैंने लिख रखा है ऊपर ऊपर से। लेवल 0 से लिख रखा है ऊपर ऊपर से, मतलब ऊपर ऊपर की चीजें दिखा रहे हैं। फिर लेवल 1, ये एलएमटी क्या है? ये एलएमटी मैंने किसी भी प्रोसेस का नाम लिख दिया है, जैसे कि लीलावती मंदिर टेम्पल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये एलएमटी पता नहीं मैंने क्यों लिखा, उस समय मेरे दिमाग में क्या आया। फिर अब ऊपर ऊपर से आपने चीजें दिखा दी, अब उसको थोड़ी और डिटेलिंग करोगे तो वो लेवल 1 हो जाएगा, और उसमें और गहराई डाल दोगे और बेहतरीन तरीके से कर दोगे तो वो हो जाएगा हमारे पास लेवल 2। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं अपने। अब गाइस हमारे ना काफी ज्यादा जो बेसिक और इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है वो कवर हो चुके हैं, जो कि है यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, डीएफडी। अब जो ये है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फिफ्थ और जो सिक्स्थ है ना वो काफी ज्यादा सिमिलर है। फिफ्थ है डिप्लॉयमेंट डायग्राम, और जो सिक्स्थ है वो है कंपोनेंट डायग्राम। ये बिल्कुल सेम है, पर कंपोनेंट डायग्राम काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम ही होता है, पर डिप्लॉयमेंट डायग्राम ना थोड़ा डिटेल्ड नहीं होता। कंपोनेंट डायग्राम डिप्लॉयमेंट डायग्राम से काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है। अब डिप्लॉयमेंट और कंपोनेंट डायग्राम क्या होते हैं? वो फिजिकल व्यू होते हैं, मतलब किसी भी चीज का अगर हमें फिजिकल व्यू दिखाना है, ढांचा दिखाना है, तो हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूज करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोसेस, जैसे कि सीपीयू होता है, उसमें क्या होता है, जैसे पेंटियम मदरबोर्ड। पेंटियम मदरबोर्ड काफी ज्यादा पुराना प्रोसेसर है। अब इससे ना हमारे फिजिकल फिजिकल चीजें हैं। अब जो क्यूब बना रखा है, क्या है? एक नोड है, इसमें कुछ एनकोडर होता होगा, साउंड सेंसर होते होंगे। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूं, वो साउंड सेंसर होते होंगे, तभी तो इसमें कुछ चीजें साउंड जा रही है। ठीक है गाइस, इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब सीपीयू के अंदर। मतलब अगर हमें ढांचा दिखाना हो ना, तो हम डिप्लॉयमेंट और कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा डिटेलिंग ना करनी हो तो। अब ये कहाँ का यूज आते हैं? मॉडलिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मतलब सीपीयू हो गया ना हमारा, उसमें एम्बेडेड मतलब घुसे होते हैं। जैसे तरबूज होता है, तरबूज में उसके बीच एम्बेडेड होते हैं, घुसे होते हैं, तो उसे एम्बेडेड कहते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर अगर आप शुरू के 2 पॉइंट लिख देंगे तो वही एफिशिएंट है, एम्बेडेड सिस्टम और क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब जो कंपोनेंट डायग्राम होता है ना, वो भी इससे सिमिलर है, वो हम अगले पेज पे देखने जा रहे हैं, जैसे कि हम अगले पेज पे जाने वाले हैं। तो कंपोनेंट डायग्राम भी इसी तरह का है, फिजिकल एक्सपेक्ट, बट मोर डिटेल्ड देन डिप्लॉयमेंट डायग्राम। गाइस मोर डिटेल होता है, जैसे हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में क्या होगा, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मैंने यहाँ पर 4 डेटाबेस बना रखे हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या डेटाबेस हो सकते हैं? एक तो हो सकता है फीस का डेटाबेस, कि किस किस मरीज ने अपनी मतलब इलाज की फीस जमा करा दी है नहीं करा दी है। एक हो सकता है डॉक्टर का डेटाबेस, कौन सा डॉक्टर
आया है आज, कौन सा डॉक्टर नहीं आया है। एक हो सकता है हॉस्पिटल का अपना पर्सनल डेटाबेस, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड हो गया। ये कंपोनेंट डायग्राम किससे ज्यादा डिटेल्ड हो गया हमारे पास, डिप्लॉयमेंट डायग्राम से। अब गाइस दो छोटे छोटे हमारे पास आते हैं, स्टेट डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है। गाइस स्टेट डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम को हम साथ में बोलते हैं, स्टेट एंड एक्टिविटी डायग्राम, पर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब गाइस जो इंपॉर्टेंट डायग्राम थे ना वो ऊपर के चार ही थे, एग्जाम में आपसे वही पूछेंगे। इनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बेसिक सा। स्टेट डायग्राम क्या होता है, फॉर सिंगल क्लास टू शो द लाइफ टाइम बिहेवियर ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। स्टेट डायग्राम हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास सिंगल क्लास होती है। क्यों? ताकि वो शो कर पाए लाइफ टाइम बिहेवियर ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। डिस्क्राइब ऑल द एट्रीब्यूट। अब उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट है, अब उसके जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, एट्रीब्यूट मतलब फीचर, जैसे डॉग क्या करता है, डॉग के फीचर्स क्या होते हैं, उसका कुछ कलर होता है, उसकी कुछ ब्रीड होती है, तो जो भी उसके फीचर्स हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट, या फिर हम कह सकते हैं उसके फीचर्स। वो एक ही ऑब्जेक्ट उसे आसानी से मतलब डिस्क्राइब करेगा। एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी डायग्राम बिल्कुल स्टेट डायग्राम की तरह होता है। मैंने सबसे पहले लाइन लिखी है, वेरिएशन ऑफ स्टेट डायग्राम फोकस इज ऑन द फ्लो ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स यूज टू मॉडल अ ह्यूमन टास्क। अब देखो इसमें क्या, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एक्टिविटी और स्टेट डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है, फोकस इज ऑन द फ्लो ऑफ एक्शन एंड इवेंट। अब इससे हम एक एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल से हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप जोमेटो है, जोमेटो में क्या होता है, कभी जो भी हमारे पास डिलीवर करते हैं, तो जैसे कि हमने कोई भी डिलीवर करा, जैसे शाही पनीर है या फिर तंदूरी चिकन है या फिर बटर चिकन है, बटर चिकन लेते हैं वो काफी टेस्टी होता है, हमने बटर चिकन को ऑर्डर दिया। अब जैसे हमने बटर चिकन का ऑर्डर दिया तो जो डिलीवरी बॉय है उसके पास मैसेज आता है, ठीक है गाइस। अब वो डिलीवरी बॉय अगर कोई ऐसे प्लेस पर फंसा हो जहां से हमारे पास बटर चिकन को अपने क्लाइंट के पास पहुंचाना अवेलेबल ना हो, तो डिलीवरी बॉय ना दोबारा से मैसेज भेजता है कि मैं भाई कैंसिल करना चाहता हूं, आप किसी और को भेजिए, आप किसी और को भेजिए। मतलब यहाँ पर डिटेलिंग हो रही है, डेटा फ्लो और एक्शन और इवेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इन चीजों को हम ध्यान में लेते हैं, तो जोमेटो जो भी स्विगी विगी होता है वो एक्टिविटी डायग्राम यूज करेंगे, स्टेट डायग्राम यूज नहीं करेंगे। स्टेट डायग्राम में क्या होगा, केवल वो एक बार इंफॉर्मेशन आई, मतलब वो फ्लो पे ज्यादा नहीं दे रहे हैं, मतलब वो कहीं पर भी कहीं से भी जा सकती है। आई होप आपको इनका बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब एक्टिव डायग्राम को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम मॉडल में यूज कर सकते हैं, ह्यूमन टास्क, मतलब कि हम रोबोट्स बनाने में एक्टिविटी डायग्राम का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक्शन, फ्लो ऑफ एक्शन और इवेंट्स पर फॉलो कर रहे हैं तो हम रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो उसे हम रोबोट बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपको यूएमएल डायग्राम सारे समझ में आए हैं, शुरू के चार डायग्राम तो मैंने काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करे थे और ये भी काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते, बल्कि ये तो सिलेबस में होते ही नहीं है, तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एसआरएस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अगर आपने अभी तक हमारी ऊप्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो उसे जाकर एक्सेस कीजिए। अगर आप पहले वो देख के आएंगे ना और फिर दोबारा से ये वाली वीडियो देखेंगे, अपना जो भी अपना क्या है क्लास यूएमएल डायग्राम, तो आपको क्लास यूएमएल डायग्राम काफी ज्यादा और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लास भी कवर कर लिया हमने, सीक्वेंस भी कवर कर लिया, डीएफडी भी कवर कर लिया, यूज केस भी कवर कर लिया। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही कोडिंग करते रहिए, मोटिवेट रहिए। बी सेफ, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।